हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम जो कि आपका फरवरी में होने वाला है, उसके संबंध में आपको कुछ यहाँ पे 20 प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका आता है पीटर बर्जर के द्वारा कि जो उन्होंने तार्किक क्रम बताए हैं उनके जो तार्किक क्रम में उन्होंने लाइन वाइज बताया है उसको लाइन में आपको लगाना है कि उन्होंने सबसे पहला क्या बताया, उसके बाद क्या बताया, उसके बाद क्या बताया, उसके बाद 4 में भागों में उन्होंने बांट दिया है तार्किक क्रम को। तो सबसे पहले आपका आता है स्वभावगत, फिर संस्थागत, फिर वैधिकरण, फिर बाह्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। इसमें आपका निम्नलिखित श्रेणियों में अल्थ्यूजर है। अल्थ्यूजर महोदय के बारे में बात हो रही है कि अल्थ्यूजर ने तार्किक स्थिति उपाय के रूप में रखा। तो किस प्रकार उन्होंने रखा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें आपका आंसर जो है कि यहाँ पर कूट की तरह दिया हुआ है। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसका आपका आंसर है शिक्षा। देखिए, अल्थ्यूजर ने किसकी बात की, किसकी बात की। सबसे पहले तो उन्होंने बात की शिक्षा की, उसके बाद उन्होंने बात की परिवार की, फिर उन्होंने बात की आपकी धर्म की। उन्होंने राज्य नौकरशाही की बात नहीं की है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लाइन में भी लगाओगे तो ये आपका नहीं है। बाकी इन तीनों की उन्होंने तार्किक क्रम में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित विधियों में से एच गारफिंकल ने लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में किस विधि का उपयोग किया है? प्रलेखी विधि, विच्छेद परीक्षण, दृष्टिकोण की पारस्परिकता व अन्य सिद्धांत। तो इन्होंने कौन सा यूज़ किया उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले प्रलेखी विधि का प्रयोग किया है। प्रलेखी विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पे आपका कूट में दिया गया है आंसर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, उन्होंने प्रलेखी विधि का भी प्रयोग किया है, विच्छेद परीक्षण का भी आप प्रयोग किया है, दृष्टिकोण की पारस्परिकता का भी प्रयोग किया है और अन्य सिद्धांत का भी प्रयोग किया है। तो गारफिंकल से संबंधित लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में उन्होंने सभी दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है। ये आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हैबरमास का नाम हम सभी लोगों ने सुना है। तो इनसे क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया? आर्थिक संकट का, राजनीतिक संकट का, वैध संकट का या विवेक संकट का। तो आप इसको लाइन में लगाकर बता सकते हो कि कौन सा संकट है। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दे दिया है कि आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और विवेक संकट। दूसरा है आर्थिक संकट, वैध संकट या विवेक संकट। तीसरा आपको पूछ रहा है राजनीतिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट। और चौथा आपका है कि आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और विवेक संकट। तो इसमें से सबसे आपका आंसर कौन सा बैठ रहा है, आपको उसको देखना चाहिए। कि देखिए, उन्होंने आर्थिक संकट की बात की है, उन्होंने वैध संकट की भी बात की है, उन्होंने विवेक संकट की भी बात की है, पर उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी उनके थ्योरी में राजनीतिक संकट की बात नहीं आती है, पॉलिटिकल संकट की बात आपकी नहीं आती है। तो ये गलत है। इकोनॉमिक आती है, वैध संकट रैशनल आती है, विवेक आती है, मोटिवेशन का उनका आता है, पर यहाँ पर उनका राजनीतिक पॉलिटिकल से कोई संबंध नहीं है। तो उनका ये हैबरमास का नहीं आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एफ गॉफमैन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इन्होंने रिलेशन इन पब्लिक या बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फॉर्म्स ऑफ टॉक। तो यहाँ पर गॉफमैन की पुस्तक नहीं है, बताना है हमको, नहीं लिखी गई है। सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, इसमें भी कोड दे दिया गया है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 या 2 3 और उसके बाद 4। तो आप इसका, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर आपका क्या होगा। रिलेशन इन पब्लिक प्लेसेस, बिहेवियर होगा, फॉर्म्स ऑफ टॉक होगा या सोशल बिहेवियर एलिमेंट सी। तो आप इसमें बताओगे कि आपका इसमें से कौन सा आंसर है। ये वाला आपका समझिए, आपके लिए ये होमवर्क है जो आपको इसमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका आता है कि गिडेन सर्कल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है। गिडेन का जो सिद्धांत है तो उसमें सर्कुलर सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या है, एकल है, दोहरा है, बोली है या ऐतिहासिक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा
दोहरा, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ों की बात की है यहाँ पर, तो 2 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है तुरंत दिमाग लगाकर, तो इसलिए मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन नहीं दे रही हूँ। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ब्रीफ जो है आपको मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन का मैं सॉल्व कराऊंगी और आपको ब्रीफली उसको समझा भी दूंगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3, देखिए यहाँ पे आप एग्ज़ाम में ऐसे करके कर सकते हो कि निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्ति, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा हैबरमास, क्योंकि उन्होंने कल्चरल, सोशल और उन्होंने व्यक्तित्व इंडिविजुअल में अंतर को स्पष्ट किया है। बाकी बर्जर तो आपका इनोवेशन करते हैं, सूटेज का तो आपका फिनोमेनोलॉजी है, हर्सेल ने भी फिनोमेनोलॉजी प्रकटना शास्त्र के बारे में बोला है। केवल यहाँ पर हैबरमास जो है उन्होंने संस्कृति के बारे में बोला है, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर को स्पष्ट किया है। 8वां क्वेश्चन आपका आता है कि गिडेंस या गिडिंग आ जाएगा, तो आप एक ही समझिएगा, क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है। संबंधों का जन्म समय के ही स्थान नहीं, मतलब कि संबंधों का जन्म समय के ही स्थान के पार भी होता है, ठीक है। फिर है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्र तक सीमित होती है या एक क्षेत्रीय समाज दूसरे समाजों में, मतलब उसमें प्रभावित होता है, या मुख्य धारा में श्रेणियों में शामिल होता है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए, संबंधों के समय ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कि संबंधों का जन्म समय के ही, क्योंकि उन्होंने टाइम स्पेस के बारे में बताया है, समय दूरी के बारे में बताया है, तो आपका समय से संबंधित है गिडिंस, एंथनी गिडिंस इनका पूरा नाम है। राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए ए.आर. देसाई निम्नलिखित में से प्रभावित हैं, किससे प्रभावित थे उन्होंने? लिपसेट, कार, वेबर या अल्थ्यूजर, तो अल्थ्यूजर का नाम यहाँ पे अल्थसर दे दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं, अल्थ्यूजर इनका पूरा ही नाम है। तो इसमें से आपका ये आंसर हो जाएगा कार। वे किससे प्रभावित थे? E.H. कार से वो प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे आपको योगदानकर्ता और उपागम 2 दिया गया है, इनसे आपको मिलाना है कि किसने क्या दिया है। तो जैसे कि आपको पहला नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि पहला ही मिलाइए, आप यहाँ पे तीसरे वाले को भी पकड़ सकते हैं कि A.G. फ्रैंक या वॉलस्टीन का आपका विश्व प्रणाली का सिद्धांत आ जाता है, तो हमारा डी का तीसरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी का तीसरा जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे एग्ज़ाम जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो इसमें ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, तो इसका आप आंसर चाहे तो आप राइट कर लो, या आपको पता ही होगा कि जो वॉलस्टीन है उन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया है, और A.G. फ्रैंक जो हैं उन्होंने आदर्श प्रकार का मतलब फिर हॉस्लिट ने दिया है, और फिर लर्नर ने इस प्रकार के अपने सिद्धांत उन्होंने बताया है कि A.G. फ्रैंक आ जाता है आपका अविकसित समाज के बारे में, लर्नर का आदर्श प्रकार, और हॉस्लिट ने जो है प्रसार मतलब कि फैलाव के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये हमारा था 10, अभी हम आपका 11 आ गया कि D.P. मुखर्जी हैं, D.P. मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आप मेंशन कर रहा है कि गलत क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया, क्या ये सही है? आप अपने आप से देखो कि ये सही हो सकता है या नहीं। तो बोली उपागम का प्रयोग यहाँ पर ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि उन्होंने मार्क्स, देतले और वेदांत के उपागम को मिलाकर दिया, तो यहाँ पर D.P. मुखर्जी की बात हो रही है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये भी आपको गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय के बीच परंपराओं का अंतर किया था, नहीं, इन्होंने इस प्रकार का अंतर नहीं किया था। आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है, हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो आपका डी वाला आंसर है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 12 कि जननांगी संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम
में पारंपरिक रूप से संबंध होते हैं। तो उच्च प्रजनन या मृत्यु दर, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको आराम से लिख सकते हो या आप इसको क्रमवाइज इसकी क्रोनोलॉजी जो है आप याद कर लो, ठीक है। तो देखिए, जननांगी संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंध होते हैं? उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या या उच्च जनसंख्या वृद्धि। निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता तक या उच्च प्रजननता, जो आपका तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट है कि उच्च प्रजननता पहले आएगा, फिर उच्च मृत्यु दर संख्या से निम्न मृत्यु दर संख्या, फिर निम्न प्रजननता दर तक, फिर इसमें फिर क्या होता है जिसमें बाद वाला क्या होता है, पिछड़ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट उसका आपका आ जाता है उसके बाद 13 आपका क्वेश्चन की माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं सम्मिलित है? अंगबढ़ती वृद्धि, सकारात्मक रोध, स्थिर जनसंख्या या निवारक रोध। तो आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्थिर जनसंख्या। उन्होंने स्थिर जनसंख्या की बात नहीं की है। अपने कार्य में उन्होंने अंगबढ़ती वृद्धि की बात की, सकारात्मक रोध की बात की व निवारक रोध की बात की, पर स्थिर जनसंख्या की बात नहीं की है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बात नहीं की है। आप इसको याद भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अशोधित दर क्या होता है, सामान्य प्रजनन दर क्या होता है, उसके बाद शिशु मृत्यु दर क्या होती है, फिर जन्म दर क्या होता है, उसके बारे में मतलब कि यहाँ पे आपको इसको एक यहाँ पर दिया हुआ है, सूची एक दी हुई है, आपको उसको 2 से मिलाना है। इसमें आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा कि ए का 4 जो है और बी का तीसरा, ए का सी का है। तो आपको यहाँ पे लाइन से यहाँ पर ये कम चलेगा कि जन्म दर जो होती है वो आपकी जन्म से संबंधित होती है। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक लाइन भी दी हुई है जिससे आप समझ सकते हो कि ये क्या हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हुआ है, जनसंख्या की पिरामिड में से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। जनसंख्या का जो पिरामिड होता है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में है कि आश्रितता की समस्या, जन्म और मृत्यु दर, विभिन्न उम्र व लिंग अनुपात या जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, ए, बी, सी और डी। ये आपका चारों इसमें आ जाता है। पिरामिड से क्या जानकारी मिलती है, तो आश्रितता की समस्या, जन्म और मृत्यु दर, विभिन्न उम्र के लिंग अनुपात और जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना। ये चारों आपका ऑप्शन सही है, करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन का चैलेंज जो था कंप्लीट हो गया। आपको जो होमवर्क मिला हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। और जो भी आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।